हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 6 की एनसीईआरटी द अर्थ हैबिटेट का चैप्टर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। तो अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा है कि कौन कौन सी पैरेलल्स, कौन कौन से लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इन सब के बारे में, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो वर्ल्ड लेवल पे हमने अभी तक स्टडी करी है। तो ये पहला चैप्टर है जिसमें हम हमारे भारत की स्टडी करेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे। तो जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो हमारा ये फ्लैग सामने आता है, इंडिया की पॉपुलेशन सामने आती है, ताजमहल, इंडिया गेट, इंडिया के वेरियस डांस फॉर्म्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो इसमें लेकिन हम जो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, बल्कि मैं आपको और चीज़ें बताऊँगी जो कि आपके लिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर इसके बॉर्डर्स, इंडिया के नेबर्स कहाँ कहाँ हैं और कितनी कितनी बॉर्डर्स ये शेयर करता है, लैंड बॉर्डर्स, वाटर बॉर्डर्स, ये सब की सब। फिर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इन सब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। फिर इंडिया को कितने फिजिकल डिविजन्स में बांटा जाता है वो बताऊंगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6th चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं कराई थी, तो पहले वो करेंगे, फिर 7th चैप्टर की एक्सरसाइज। फिर जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर बताऊंगी। एक एमसीक्यू मैं आपको अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगी, वो वाला एमसीक्यू आपको दूंगी। और फिर एक अबिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन की जो भी मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ वो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया है ये इंडिया का। अगर हम देखें तो अगर नॉर्थ साउथ डिस्टेंस देखें, नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ इंडिया कितना फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर्स। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम बोलते हैं इंडिया फैला हुआ है, तो कितना है, 3200 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखें, तो इंडिया की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट से कच्छ इन वेस्ट, जो कि कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। फिर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, जो कि लॉन्गिट्यूड्स में होता है, अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई सेमी सर्कल्स, है ना। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस अगर हम देखें तो इसके पीछे क्या लगता है, ईस्ट अर्थ क्या है, इंडिया कहाँ है, ग्रीनविच के ईस्ट में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। इसलिए हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा उस पर क्या लगेगा, ईस्ट। ठीक है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो इंडिया है तो यहाँ से यहाँ तक 68 से 97। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखोगे ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिस्टेंस है। ठीक है, 68 से 97 ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, मतलब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पैरेलल सर्कल, है ना। पैरेलल सर्कल अगर आप देखें तो 0 डिग्री सर्कल जो होता है वो क्या है, इक्वेटर ऑफ अर्थ, है ना। तो इक्वेटर तो, लेकिन हमारा इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया है। तो अब ये वाला स्पैन भी देखिए कितना है, ये भी ऑलमोस्ट 30 है। दोनों की डिग्री के जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का ही डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है वो ईस्ट वेस्ट के डिस्टेंस से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्थ साउथ इंडिया ऐसे ज़्यादा लंबा है, ना कि ऐसे। ठीक है, टाइम जोन
इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन माना जाता है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि है GMT प्लस 5 hours 30 minutes एडवांस। ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे इंडिया का टाइम पहले चलता है। इसमें इंडिया के अगर हम अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, इन दोनों के टाइम डिफरेंस को अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes का सन के सनराइज और सन दोनों जगह पे सनराइज में डिफरेंस है, सनसेट में डिफरेंस है। ठीक है, 1 hour 45 minutes का डिफरेंस होते हुए भी हम एक ही टाइम जोन रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे इजी होता है, कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए मैनेज करना, टाइम पता लगाना कि सारी की सारी चीज़ों अगर एक ही टाइम जोन में चलेंगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी हो जाएगा। लेकिन इसका कुछ लॉस भी है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल जा रहा है 4 बजे, ठीक है, मतलब वहाँ पे 9, जब हमारे यहाँ पे 9 बजते हैं, तब वहाँ पे कितना बज रहा है, ऑलमोस्ट 11। मतलब जब उनके यहाँ पे आधा दिन हो जाता है तो वो शुरू का दिन तो उनका वेस्ट हो जाता है। तो ये वर्किंग आवर वेस्टेज है। अगर हम दूसरा टाइम जोन हमारे यहाँ होता तो ये वाला टाइम यूटिलाइज कर पाते। अब उनके यहाँ रात जल्दी हो जाती है, तो जब तक हमारे यहाँ पे ईस्टर्न साइड के वेस्टर्न साइड के लोग काम कर रहे होते हैं, उनके सोने का टाइम हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो वर्किंग आवर वेस्टेज होती है वो IST एक होने की वजह से हो सकती है, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस ज़्यादा यही होता है। इसलिए जो इंडिया की जो टाइम जोन है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जो मिडिल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो जा रहा है उसमें से हम IST डिसाइड करें। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट करेगा कि कौन सी सिटी से होते हुए इंडिया की IST मेरिडियन जाती है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब है पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन, हमने कहा कि जैसे ही हम इंडिया का नाम लेते हैं पॉपुलेशन हमारे दिमाग में आती है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? 135 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन को इंडिया कैरी करता है। लेकिन एक खासियत है इंडिया की पॉपुलेशन की कि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। यंग पॉपुलेशन मतलब कि जो वर्किंग एज और उनसे छोटे लोग हैं, जो अपकमिंग वर्किंग एज में आने वाले हैं, उनकी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है रिलीजन। इंडिया बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का बर्थ प्लेस है, यहाँ पे ये पैदा हुए हैं। जबकि इसके अलावा इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियन, जुडाइज़्म, इस सब के लोग भी यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्वधर्म समभाव का भाव लेके चलते हैं। मतलब हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो उसके लिए इंडिया सभी धर्मों के लिए एक बहुत ही सेफ प्लेस है। अब एक वर्ड से आप फेमिलियर हो जाइए जिसका नाम है पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब ऐसी कोई शेप जो 3 तरफ से, ठीक है, 1 2 3 साइड से अगर वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, पानी से सराउंडेड है, तो उसे क्या कहेंगे? पेनिनसुला। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये क्या होगा? पेनिनसुला। यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर और यहाँ पे भी वाटर। ठीक है, तो इसे कहेंगे पेनिनसुला। आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जो मैंने इंडियन गवर्नमेंट की साइट से निकाला है, जो लेटेस्ट मैप है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया, लद्दाख एंड JNK 2 UT में, तो ये वही है। और इसमें सारी स्टेट्स और इन सब के बारे में बताया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। आई होप इट्स रीडेबल। ठीक है, तेलंगाना बनी थी, ये देखिए, ये रही तेलंगाना। फिर यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश डिवाइड हुए थे। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डिवाइड हुए। अब यहाँ पर देखिए कि गुजरात में दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मर्ज करके एक सिंगल UT बना दिया गया।
तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंडिया के कितने नेबर्स हैं। इंडिया के अगर हम लैंड बाउंड्री को देखें, जो कि कितना बॉर्डर है, 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है इंडिया का। लैंड से कनेक्टेड इंडिया जिन जिन कंट्रीज से है, ठीक है। अगर हम उन कंट्रीज को देखें तो इंडिया का बॉर्डर कितना, 15,000 किलोमीटर का से ज़्यादा का बॉर्डर है इंडिया का। तो इसमें किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है? सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर जिस कंट्री के साथ है वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। क्यों? देखिए ये वाला पोर्शन तो आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन बांग्लादेश को ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में, अगर ये वाटर एरिया छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में इंडिया सराउंड कर रहा है। तो इतनी लंबी इसकी बॉर्डर लेंथ हो जाती है, इसलिए बांग्लादेश की बॉर्डर लेंथ इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है। फिर है चाइना की यहाँ से ये पूरा जो पोर्शन है, ये तो नेपाल का आ गया, ये और ये पूरा पोर्शन किसका है? चाइना के साथ बॉर्डर है। फिर है पाकिस्तान के साथ हमारा ये कश्मीर से लेके गुजरात तक का बॉर्डर है। फिर नेपाल भी ऑलमोस्ट हम काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो ये नेपाल का बॉर्डर 4th नंबर पे है। उससे छोटा बॉर्डर है म्यांमार का ये जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है, उससे जो कनेक्टेड बॉर्डर है वो किससे कनेक्टेड है? म्यांमार से, ठीक है। फिर है भूटान ये छोटी सी कंट्री है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। तो भूटान से भी हमारा छोटा सा बॉर्डर है। फिर एक कंट्री अफगानिस्तान से एज सच कई लोग मानते हैं कि बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये हो गया पीओके, तो ये पीओके में हमारा बॉर्डर है, पर पीओके क्योंकि हमारा हिस्सा है इसलिए हम इस बॉर्डर को मानते हैं। एक छोटा सा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। इसके अलावा 2 आइलैंड नेबर भी हैं हमारे, क्योंकि ये पानी से जुड़े हुए हैं। तो एक तो है ये मालदीव्स और दूसरा है ये श्रीलंका। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कहा था इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये कहाँ पे है? 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। तो जो 8 डिग्री पे अगर कुछ डिवीजन आता है तो उसे क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। फिर जो और ऊपर जाते हैं 10 डिग्री चैनल्स। तो इन चैनल्स के बीच में क्या क्या आता है ये आपको देखना है, कौन से आइलैंड या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता करनी है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसके बारे में। अगर आपको क्यूरियोसिटी बढ़ रही हो तो आप 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल इनको पता कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब है स्टेट्स एंड यूटीज। इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। पहले 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का अभी बाइफर्केशन हो गया, तो जम्मू कश्मीर 2 यूटी में टूट गया। एक हो गई लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर खुद। तो 2 यूटीज बन गई, जिसको अब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड दे दिया जाएगा, पर अभी तक दिया नहीं गया है। और इसके अलावा चेंजेस ये हुए हैं कि दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव, जो पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, अब मर्ज होके एक यूटी बना दी गई हैं। तो अब टोटल कितनी यूटी हो गई? 8। तो अब आपको लग रहा होगा यूटी होती क्या है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स। यूटी होती है फेडरल टेरिटरीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें देखती है, ठीक है। इनकी कोई खुद की गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन 3 यूटी ऐसी हैं जिनकी खुद की गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्हें पार्शियल स्टेटहुड मिला हुआ है, जैसे कि दिल्ली हो गई, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। इनके पास पार्शियल स्टेटहुड है, इनके पास इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके पास इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, इन्हें थोड़ी थोड़ी सी पावर्स दी गई हैं स्टेट जैसी, लेकिन पूरी पावर्स नहीं दी गई। इवन दिल्ली के पास तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन को कंबाइन करके दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया है, जिसमें यूपी का कुछ पोर्शन आता है, हरियाणा का कुछ पोर्शन आता है, राजस्थान का कुछ पोर्शन आता है। तो उसका दिल्ली का एरिया बड़ा करके एनसीआर बना दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, जो कि दिल्ली में आता है। तो इस तरीके से जो यूटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, फेडरल टेरिटरीज होती हैं, और 3 यूटी दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के पास पार्शियल स्टेटहुड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैप मैंने जो आपको अपडेटेड मैप दिखाया था ये वही है, इसको आप देख सकते हो थोड़ी देर। फिर है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया।
इंडिया को अगर हम डिवाइड करें उसके फीचर्स के बेसिस पे, तो 6 डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये जो फर्स्ट रीजन है ब्लू वाला, स्काई ब्लू कलर से दिख रहा है, वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर है नदर्न प्लेन्स, क्योंकि नदर्न माउंटेन्स में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो ऊपर से जो रिवर्स आती हैं वो खूब सारे डिपॉजिट्स लाती हैं जो कि प्लेन्स में जमा कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है वो खूब सारे प्लेन्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर प्लेन फॉर्मेशन हो जाता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी था। ठीक है, फिर है थार डेजर्ट। ये थर्ड रीजन देखिए, इंडिया के वेस्ट में जो रेगिस्तानी हिस्सा है वो है थार डेजर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। फिर है पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा है फोर्थ रीजन, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन पेनिनसुला कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस वाले पोर्शन को पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, इसे डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। फिर आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन ये जो फिफ्थ रीजन है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो कोस्ट लाइन है उसे है कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। कितने कितने किलोमीटर्स की हमारी कोस्ट लाइन, लगभग 7,500 किलोमीटर्स की। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो छठा डिवीजन है वो है आइलैंड्स, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो अब शुरू करते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है उन्हें 3 रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं ग्रेटर हिमालयाज, सबसे ऊपर जो रेंज है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे चलती हुई, ये क्या है, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं या फिर इन्हें इनर हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्शन से अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा पीछे नजर आएंगी, इसलिए इन्हें इनर हिमालयाज कहते हैं। फिर आते हैं मिडिल हिमालयाज या हिमाचल, जो हमारा हिमाचल प्रदेश और वाला जो एरिया है, ये सारा जो हिल स्टेशन है काफ़ी सारा, शिमला वगैरह, ये सब की सब यहाँ पे जो लाइन है, ये पूरी जो रेंज है, जो लाइन ऑफ माउंटेन्स है, वो कहलाती है मिडिल हिमालयस। जैसे ग्रेटर हिमालयस बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इनका एलिवेशन उनसे थोड़ा सा कम होता है, ये उतने ऊंचे नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं शिवालिक्स या आउटर हिमालयस, क्योंकि हम शिवालिक्स को सबसे ज़्यादा दूर से देख सकते हैं, जो नीचे नीचे के माउंटेन है, इनकी हाइट इनसे भी छोटी होती है। ठीक है, मिडिल हिमालय सबसे ऊंचे ग्रेटर हिमालयास, फिर उनसे छोटे मिडिल हिमालयास, फिर उनसे सबसे छोटे शिवालिक्स। इनके बारे डिटेल में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इतना देख लीजिए कि रेंज ऑफ माउंटेन्स है, जो पीछे सबसे पीछे हैं वो इनर हिमालयास या ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री, फिर जो बीच में है उन्हें कहेंगे मिडिल हिमालयास या हिमाचल, फिर जो सबसे नीचे है नॉर्थ इंडियन प्लेन के थोड़ी सी ऊपर उन्हें कहेंगे शिवालिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वेरी फर्टाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर से नदियाँ आती हैं और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है सिल्ट, क्ले, स्टोन्स, तो यहाँ पे प्लेन डेवलप करती हैं जिसमें खेती करी जा सकती है, जिसमें नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, हाउस कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ भी, या फिर रोड नेटवर्क, ये सब आराम से डेवलप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ फर्टाइल लैंड होता है, इसलिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है। तो ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। फिर है थार डेजर्ट, ये बहुत ही हॉट एंड ड्राई। ठीक है, ड्राई मतलब जहाँ पर बड़े बारिश ना होती हो, तो ये जो थर्ड रीजन है यहाँ पे बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती, इसलिए क्या है, ड्राई है, सूखा है, गर्म है और सैंडी है, रेतीला है। ठीक है, बहुत बड़ा लैंड रेतीला है, यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है, यहाँ पे ग्रीनरी बड़ी कम दिखती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है, थर्ड वाला, डेजर्ट, थार डेजर्ट। फिर इसके बाद है पेनिनसुलर प्लेटू, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर प्लेटू है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेटू है, शेप में आपको बता चुकी हूँ। देखिए इधर जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे इसके जो बॉर्डर करता है वो है अरावली, जो बिल्कुल नॉर्थ में बॉर्डर कर, जो है इसके नॉर्थ साइड में क्या है, विंध्या और सतपुड़ा हिल्स। अरावली मैंने आपको बताया था सबसे पुरानी ओल्ड माउंटेन्स हैं, पिछले लेक्चर में मैंने ये आपसे डिस्कस किया था। अब विंध्या और सतपुड़ा जो है, विंध्या और सतपुड़ा भी हिल रेंजेस हैं जो कि
दक्कन प्लेटू के सबसे ऊपर की तरफ है। अब ये विंध्या हो गई, ये सतपुड़ा हो गया, और इसके बीच में से ये जो नदी बह रही है ये है नर्मदा, और ये इसके नीचे की तरफ, सतपुड़ा के भी नीचे की तरफ जो नदी बह रही है वो है तापी। तो विंध्यास, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी, ये सीक्वेंस है। सबसे ऊपर विंध्या है, उसके बाद नर्मदा आएगी, फिर उसके बाद सतपुड़ा रेंज आ जाएगी, और फिर उसके बाद तापी आ जाएगी। तो VNST अगर आप याद कर लो तो आपको इसकी नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पता याद हो जाएगा। फिर मैंने आपको छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में भी लास्ट उसमें बताया था कि ये आयरन और मैग्नीज, कोल, इन सब में बहुत रिच है। तो ये इसको कहाँ पे बॉर्डर करेगा? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। फिर इसके जो वेस्टर्न साइड पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे वेस्टर्न घाट्स। ये रहे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स मतलब बहुत सारी ऊंची रेंज है, रेंज ऑफ हिल्स है, ज़्यादा हिमालय जितनी ऊंची नहीं, पर हाँ रेगुलर हिल रेंज है, मतलब कंटिन्यूस रेंज है, ये टूटती नहीं है, बीच में से आपको पासेस वगैरह उतने नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो यहाँ पे बड़ी सारी रेंज तो हैं, लेकिन बीच में रास्ते भी हैं काफ़ी सारे। तो ये जो माउंटेन है, ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है। यहाँ पे पालीकोंडा हिल और बहुत सारे हिल्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बस ये देखिए कि ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, जबकि वेस्टर्न घाट्स कैसे हैं? कंटिन्यूस है, बहुत सारी रेंजेस लाइन से हैं। नर्मदा और तापी के बारे में बताते हैं। नर्मदा तापी की खासियत क्या है? ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी में जाके मिलती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। जबकि पेनिनसुलर प्लेटू की जो बाकी रिवर्स हैं मोस्टली वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में और क्या है? कोल और आयरन रिच हैं ये, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू की एक और खासियत है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, स्पेशली महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, इन रीजन में जहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो सकता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। फिर है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट जो प्लेन्स हैं वो उन्हें कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स में अगर हम वेस्टर्न घाट के कोस्टल प्लेन्स देखें तो ये बहुत ही नैरो है, बहुत पतली सी लाइन है, जबकि हम वेस्टर्न घाट के, ईस्टर्न घाट के अगर देखें तो ये बहुत ब्रॉड हैं, चौड़े हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली रिवर्स यहाँ से यहाँ पर माउथ है, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है, तो यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। जैसे कि ये डेल्टा देखिए, ये कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, जो किसके, कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, दोनों मिलके क्या, कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन। तो ये जब नदियाँ आके यहाँ पे डिपॉजिट लाती हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये कोस्टल प्लेन्स है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो सबसे ऊपर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी सबसे नीचे। ये जो नीचे ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये है हमारी कावेरी। और जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं तो ये जो पॉइंट है ये है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी, जब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइलैंड्स, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और कहाँ पे है? जो इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है उसके ये नीचे वाले पोर्शन में, उसके वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। खूब सारे छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं आइलैंड के, उन सबको मिला के बना दिया गया है क्या? लक्षद्वीप आइलैंड। ऐसे ही अगर हम कोलकाता से इधर नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें क्या कह रहे हैं हम? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड, ठीक है, साउथ ईस्ट में है और बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। इसे अंडमान सी भी कहते हैं, इसके इधर का जो एरिया है ना। अब कोरल आइलैंड्स ये होते हैं, कोरल है ना एक छोटे से ऑर्गेनिज्म है, ये समझिए। ये जो मराइन ऑर्गेनिज्म मतलब समुद्र में रहते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते, साफ सुथरी जगह पे ये डेवलप होते हैं कोरल्स।
तो इनमें जो पॉलिप्स नाम के जो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोरल के अंदर रहते हैं। मान लो ये सुंदर सा कैल्शियम डिपॉजिट वाला कोरल है और इसके अंदर रहता है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है पॉलिप। ठीक है, अब क्या होता है, पॉलिप यहाँ पर शेल्टर लेता है, यहाँ पर ये पॉलिप को सेव करता है, ये जो स्ट्रक्चर है। और जबकि जो यहाँ पे देखो ये एक सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है दोनों को फायदा। पॉलिप को कोरल के अंदर सेफ्टी मिलती है और पॉलिप के अंदर होने की वजह से कोरल्स डिफरेंट कलर के होते हैं। लेकिन जब गंदगी बढ़ जाए या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पॉलिप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, तो पॉलिप क्या होते हैं, मर जाते हैं। और जब पॉलिप मर जाता है तो वो जो सिम्बायोसिस होता है, दोनों की जो कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो बाहर जो कोरल है, जो कैल्शियम का स्ट्रक्चर बना है, वो अपना कलर खोने लगता है और वाइट हो जाता है, तो उसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, वाइट हो गया क्योंकि पॉलिप मर गया है। अब एक बार अगर कोरल के अंदर का पॉलिप मर गया है तो उसके ऊपर नई पॉलिप, नए कोरल्स आके अपना घर बना लेंगे और ऐसे करके बहुत बड़े बड़े कोरल्स आइलैंड बन जाते हैं। क्योंकि वो इतना बड़ा कैल्शियम है तो उसमें खुद ही बहुत रेजिस्टेंस होता है, वो पावर होती है और वो पूरे ही पूरे आइलैंड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्केलेटन एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनते जाते हैं तो एक लैंड फॉर्मेशन जैसा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो इस प्रोसेस से बने हुए हैं। ठीक है, फिर ये मैप आपकी बुक में ही था और बहुत अच्छा मैप है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएगा। इधर देखिए, इंडिया का जो ये वाला पोर्शन, इंडिया का जो वेस्टर्न पेनिनसुला का जो वेस्टर्न साइड है वो कौन सा है, अरेबियन सी। जो ईस्टर्न है वो है बे ऑफ बंगाल और नीचे आए तो वो क्या है, इंडियन ओशन। ठीक है, ये हो गए लक्षद्वीप आइलैंड। ईस्टर्न में हो गए, ईस्ट में हो गए अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर ऊपर जाएंगे हम तो सबसे ऊपर का ये वाला पोर्शन देखिए, सबसे ऊपर की जो ये रेंज जा रही है पतली सी लाइन से जो दिखाई हुई, ये क्या है, ग्रेटर हिमालयस। ये जो बीच में जो जा रही है ये है मिडिल हिमालयस और जो सबसे नीचे वाली जो रेंज है वो है शिवालिक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये जो ग्रीन पोर्शन इधर दिखाया हुआ है, जो सारी रिवर्स जा रही है, यमुना, गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्र, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। फिर ये जो इधर अरावली से इधर का पोर्शन है, अरावली से वेस्टर्न साइड वाला पोर्शन है, ये हो गया हमारा डेजर्ट। वेस्टर्न घाट, पेनिनसुलर इंडिया, विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, तापी। आई होप आपको अब सब क्लियर हो रहा होगा। महानदी सबसे ऊपर, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वो क्या है, नीलगिरी। ये देखिए वो है नीलगिरी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इंडिया का मैप अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो ब्रेक्स में हैं, और कोस्टल प्लेन्स, जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर हैं, जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है वो नैरोअर है। आई होप एक समरी हो गई है इन सब की डिविजन्स की। आइलैंड्स दो हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान। तो एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 6 की, जो मैंने आपको पहले नहीं कराई थी। व्हाट आर मेजर लैंडफॉर्म्स? 3 लैंडफॉर्म हमने पढ़े थे, कौन से, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो ये तीनों लैंडफॉर्म को आपको बताना है। फिर डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड प्लेट्यू, एक तो मैंने आपको हाइट का डिफरेंस बताया था। माउंटेन की हाइट मोस्टली 600 मीटर से ज़्यादा होती है, जबकि प्लेट्यू की हाइट 600 मीटर से कम होती है। माउंटेन के ऊपर समिट होती है और नीचे ब्रॉड बेस होता है, जबकि प्लेट्यू के नीचे ब्रॉड बेस और ऊपर टेबल लाइक लैंड, टेबल जैसा होता है ना, फ्लैट टॉप्ड होते हैं। फिर इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन? कितने टाइप के माउंटेन बताए थे मैंने आपको? 3 टाइप के माउंटेन बताए थे। कौन से? ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और हमारा हिमालय क्या है? फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के माउंटेन्स मैंने आपको बताए थे। माउंटेन्स आर यूजफुल टू मैन, ये पूरा मैंने एडवांटेजेस ऑफ माउंटेन एक पूरा स्लाइड में बताया था, ये आप खुद लिखोगे।
प्लेन्स, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म, इसका प्रोसेस मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि पहले रिवर्स माउंटेन से जाती हैं और माउंटेन्स को इरोड करती हैं, फिर वो इरोडेड मटेरियल को अपने साथ कैरी करती हैं और फिर वो कैरीड मटेरियल प्लेन्स में लाके डिपॉजिट कर देती हैं। क्या क्या होता है इसमें, सिल्ट, क्ले, स्टोन्स, और जब वो सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी होने लगती हैं, लेयर पे लेयर बनती जाती है, तो क्या बन जाते हैं, प्लेन फॉर्मेशन हो जाता है। वाई आर रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, ये मैं आपको आज के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, पिछले लेक्चर में भी, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स में ज़्यादा लोग क्यों नहीं रहते, हार्श क्लाइमेट होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ऊपर से मतलब माउंटेन के ऊपर आप चढ़ के बैठ गए और नीचे से कुछ सामान चाहिए तो वापस ऊपर तक नहीं आ पाएगा। हार्श क्लाइमेट की वजह से आप वैसे ही नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, और अगर आप वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऊपर नहीं रह पाओगे। फिर तीसरी चीज़ अनस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर माउंटेनियस सरफेस पे घर बनाना या फिर किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इन सब रीजन से माउंटेनियस रीजन जो होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पे भीड़ नहीं होती, लोग पॉपुलेशन नहीं होती। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। माउंटेन्स डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ, माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस होता है, एलिवेशन का, ठीक है। माउंटेन का एलिवेशन ज़्यादा होते हैं ना, या फिर स्लोप या एस्पेक्ट एलिवेशन का। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलते हैं, माउंटेन में, है ना। ग्लेशियर्स कहाँ आते हैं, जब हाइट पे रिवर्स, फ्रोजन रिवर्स जो होती हैं, जब रिवर जम जाती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये माउंटेन पीक्स पे मिलते हैं मोस्टली। डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन इंडिया, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है, आज भी हमने इसके बारे में पढ़ा। रिवर यंगतस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे इंडिया की गंगा और ब्रह्मपुत्र है, वैसे चाइना में ये रिवर यंगतस जो रिवर है इसका बहुत बड़ा प्लेन है। फिर है माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, यूरोप की कौन सी माउंटेन रेंज है इसमें से, एंडीज हो गया कहाँ पे, साउथ अमेरिका, रॉकीज हो गया कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, तो कौन सी बची यूरोप में, एल्प्स, ठीक है। फिर ए डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, क्या बोलते हैं, अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, इसे क्या बोलते हैं, प्लेन। हिमालय एंड एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स है ना, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बल्कि आप बोल सकते हो। फिर डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, कहाँ पे होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स, कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको बताना है। डेक्कन प्लेटू के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मिलते हैं। द डैश इज द लाइन ऑफ माउंटेन्स, जब लाइन ऑफ माउंटेन बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक रेंज, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट द एरिया और मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, कहाँ पे वो हो सकती है, कहाँ पे फार्मिंग अच्छे से हो सकती है, प्लेन्स में, है ना, या हिल। जब फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं तो प्लेन्स बोलेंगे, लेकिन जब फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ये हिली एरिया जो होते हैं वहाँ पे फार्मिंग अच्छे से हो पाती है, ठीक है। फिर चैप्टर 7 की एक्सरसाइज है, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, हमने बताया 6 डिवीजन आज के लेक्चर में पढ़ लिए, ये कवर हो चुका है। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, ये आपके लेक्चर में कवर हो चुका है। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी, कौन सी रिवर है, नर्मदा और तापी। फिर नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, कौन सा डेल्टा फॉर्म होता है, सुंदरबन। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सेकेंड हाफ है, विच स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल, ठीक है, ये एक्चुअली पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन कैपिटल है जो कि चंडीगढ़। तो इसी के साथ आप है ना बाकी स्टेट्स की भी कैपिटल याद करिए कि कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, और उनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स, क्यों रहते हैं, ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोरल के फॉर्मेशन की वजह से लक्षद्वीप का फॉर्मेशन हुआ है, तो और कोरल की लेयर पर लेयर बनती गई और लक्षद्वीप का लैंड डेवलप हो गया। अब सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, जो बिल्कुल नॉर्थ से साउथ अगर हम अरेंज करें, जो सदर्न मोस्ट हिमालय है उन्हें क्या कहते हैं, शिवालिक्स। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा वेस्टर्न घाट का एक और नाम है जिसे कहते हैं सह्याद्री, शयाद्री, ठीक है। पाक स्टेट किसके किसके बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के। इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी आर नोन एज
अरेबियन सी में, ये अगर पेनिनसुला इंडिया है तो अरेबियन सी में इंडिया के कौन से आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कौन सा है? अरावली। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में भी। इंडिया हैज एन एरिया अबाउट, ये आप खुद भरोगे, ग्रेटर हिमालयाज और ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, कौन सी है सबसे बड़ी स्टेट? राजस्थान। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बोलें तो वो होगी यूपी, उत्तर प्रदेश। रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया इज, कौन सा लैटिट्यूड जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को एकदम बीच से डिवाइड करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो अगर 23.5 डिग्री बीच में से कट कर रहा है तो 8 डिग्री एंड 37 डिग्री के लैटिट्यूड्स का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीच अगर ये है तो ऊपर और नीचे कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। फिर ये सब आपके लिए कुछ टास्क हैं जो आपको करनी है, ये आप करोगे। फिर इसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है सी। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये क्वेश्चन है जो आपको अब आंसर करना है, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लास 6 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, दैट इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और हम इसको बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक इट, शेयर विथ मोर स्टूडेंट्स ताकि वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ और उन्हें फ्री एजुकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी डे, बाय बाय।